हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय क्लासरूम यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसकी 10th क्लास के बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो वो टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनटीएससी। अब भाई, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करनी है एनटीएससी की। तो एनटीएससी होता क्या है पहले वो समझ लेना जरूरी है। तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर तरीके की ऐसी वीडियोस मिलेंगी जहां पे आपको किसी भी ओलंपियाड की इंफॉर्मेशन प्लस उसके क्लास नोट्स प्लस उसके बारे में क्वेश्चंस, कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मिलती रहेंगी इस चैनल के ऊपर। तो आइए आज के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इसमें हमारे को एनटीएससी के बारे में क्या क्या पता चल सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एनटीएससी। पहले तो सबसे पहला सवाल है भाई मेरा, एनटीएससी होता क्या है। तो एनटीएससी बच्चों एक ऐसा एग्जाम है जो कि क्लास 10th के बच्चे देते हैं। एनटीएससी की फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये क्लास 10th के बच्चे देते हैं, सिर्फ साल में एक बार एग्जाम होता है। ठीक है। तो एनटीएससी जो है हमारी एक गवर्नमेंट बॉडी है, दैट इज नोन एज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये एग्जाम कंडक्ट कराती है हमारा, और ये सिर्फ हमारे देश के चुनिंदा बच्चों को ही स्कॉलरशिप देती है। तो चुनिंदा बच्चे मतलब समझ रहे हो आप, जो देश के टॉप इंटेलिजेंट बच्चे मिलते हैं हमारे को, सिर्फ उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलती है। अब इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए आपको दो स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। दो स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला होता है स्टेज 1। स्टेज 1 बच्चों होता है हमारा स्टेट लेवल पे। स्टेज 2 एग्जाम जो होता है वो हमारा होता है नेशनल लेवल पे। तो जो बच्चे हमारे स्टेट लेवल को क्वालिफाई करते हैं वो ही स्टेज 2 में जाके अपीयर हो पाते हैं। ठीक है। तो ये तो है हमारा बेसिक सा ओवरव्यू, जहां पे मैंने बताया कि एनटीएससी होता क्या है। एक बार इस पे फटाफट से नजर मार लेते हैं कि भाई कौन सा एग्जाम है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। कौन सी बॉडी है, एनसीईआरटी। कब होता है, साल में एक बार एग्जाम होता है। स्टेज 1 का जो एग्जाम है बच्चों जनरली फेब्रवरी नवंबर के फर्स्ट वीक में होता है। जो नवंबर का फर्स्ट संडे पड़ता है उस वीक में इसका एग्जाम होता है, साल में एक बार। क्लास 10th का बच्चा ही अपीयर कर सकता है और किसी क्लासेस के लिए नहीं होता ये एग्जाम। एप्लीकेशन इसकी ऑनलाइन आती है और पेपर आपका ऑफलाइन होता है। अब जो पेपर है ये इसका एग्जाम ड्यूरेशन 4 घंटे का एग्जाम है। दो पार्ट्स में एग्जाम डिवाइडेड है। मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं दो पार्ट्स में एग्जाम डिवाइडेड है। दो पार्ट्स का क्या मतलब है भाई, एग्जाम दो पार्ट्स में भी है, दो स्टेजेस में भी है। हाँ बिल्कुल, दो पार्ट्स में भी है, दो स्टेजेस में भी है। पार्ट 1 होता है 2 घंटे का, दैट इज नोन एज MET, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और दूसरा होता है 2 घंटे का पेपर आपके पास SAT का, दैट इज स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये दो पेपर होते हैं आपके दोनों ही स्टेजेस में। चाहे आप स्टेज 1 का पेपर दे रहे हो, जो बच्चे स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं वो स्टेज 2 का पेपर देते हैं, उनके लिए भी यही सेम पैटर्न है। अब सबसे अच्छी बात क्या है इस एग्जाम की, सबसे अच्छी बात क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दिल खोल के बिना डरे आप पेपर कर सकते हो, बट पढ़ना पड़ता है उसके लिए, है ना। फ्लूक्स मारने से काम नहीं चलेगा। फ्लूक्स मारने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो कैसे होगा भाई एग्जाम क्लियर, ठीक है पहुंचेंगे उस तक, थोड़ा सा इंतजार करो कि एग्जाम कैसे क्लियर करना है। उससे पहले इसके एक बार सिलेबस पे भी नजर मार लें। एक बार सिलेबस पे नजर मार लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो स्टेज 1 स्टेज 2 जैसे मैंने बताया सैट और मैट में डिवाइडेड है। 100 क्वेश्चंस दोनों में आते हैं, चाहे मैट का पेपर हो चाहे सैट का पेपर हो। मेंटल एबिलिटी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच, दैट मीन्स 100 मार्क्स। एंड टाइम इज 120 मिनट्स। टाइम इज ओनली 120 मिनट्स। तो देख रहे हो कितना डिफिकल्टी दिख रही है। पेपर इजी है, पेपर बहुत इजी है, बट टाइम कम है। टाइम कम है। लगभग लगभग 1 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिल रहा है। उसके बाद रिवीजन का टाइम भी तो चाहिए ना हमें। तो जो रिवीजन का 20 मिनट है वहां पे आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी, या हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। तो इस हिसाब से ही पेपर को अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। तो इन सब के बारे में भी अभी हम आगे जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पहले सिलेबस की बात करते हैं। मेंटल एबिलिटी का जो टेस्ट है इसमें बच्चों आपका बेसिक इंटेलेक्ट काम करता है। जिस बच्चे की बेसिक
समझने की कैपेबिलिटी अच्छी है, जो बेसिक आईक्यू जिसका तेज है, जिसका एप्टीट्यूड तेज है, उस बच्चे के लिए एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान है। बट अगर बट अगर मैट नहीं आता है, अगर मैट नहीं आता है तो ये एग्जाम क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा बहुत। क्यों मुश्किल होगा? ऐसे समझो, 200 क्वेश्चंस हैं टोटल, 200 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 100 क्वेश्चंस मैट में हैं, 100 क्वेश्चंस मैट में हैं आउट ऑफ टोटल 200 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस बिलोंग्स टू मैथ कैटेगरी। तो मतलब 50% वेटेज है हमारी इस टॉपिक की। तो अगर 50% वेटेज है तो अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो यहीं से मार्क्स लूज हो जाएंगे हमारे। तो मैथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैथ में क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सिलेबस लिख दिया है। मैथ दो भागों में डिवाइडेड है। मैथ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें मैंने मोर और लेस सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन टॉपिक्स ढूंढने में परेशानी है कि जी कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस पार्ट को ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है, तो मोर और लेस मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिख दिए जो इंपॉर्टेंट हैं, पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से आए हुए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में सिलेबस ढूंढने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो अब जैसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी चैप्टर्स को बिलोंग करते हैं, कुछ क्वेश्चन है जहां पे आपको डिफिकल्टीज आएंगी, जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन है। अब सीरीज वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बन सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सिंगल डिफरेंस की सीरीज होती है, एक डबल डिफरेंस की सीरीज होती है, एक स्क्वायर प्लस समथिंग की सीरीज की डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीजें मिलेंगी कैसे? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये स्कूल का करिकुलम तो नहीं है ना भाई। स्कूल में तो कोई भी स्कूल नहीं पढ़ाता मेंटल एबिलिटी। तो जो बच्चा मेंटल एबिलिटी स्कूल में नहीं पढ़ रहा और किसी कोचिंग से भी नहीं पढ़ रहा है तो उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ये टॉपिक कवर कहाँ से करे। तो उसके लिए बच्चों बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं, तो वहां से पढ़िए, उनको सॉल्व करिए, समझने की कोशिश करिए कि कहाँ पे अभी आप स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो मैं बुक्स के लिंक्स भी इसमें आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, सारी बुक्स के लिंक्स जो जो रिकमेंडेड बुक्स हैं मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड। तो ऐसे ही कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जहां पे बच्चे काफी परेशान होते हैं। एक आपका डेट्स वाला होता है, कैलेंडर जिसे हम कहते हैं कि भाई आज ट्यूसडे है तो 15 दिन पहले उस तारीख को कौन सा दिन, कौन सा डे था, है ना, या फिर आज ये दिन है तो आपके बर्थडे पे कौन सा दिन था, ये निकालना है। तो ऐसे टाइप के बहुत लंबे क्वेश्चंस हैं, बट जस्ट सिंगल फॉर्मूलाज रिजल्ट आता है इनसे। तो अगर आपको ट्रिक्स पता है, सॉल्व करना आता है, लॉजिक क्लियर है माइंड के अंदर, तो आप विद इन 1 मिनट इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं सैट की तरफ। अब जो सैट है बच्चों, सैट में भी 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से साइंस के अंदर 40 क्वेश्चंस हैं आपके पास, मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन है और सोशल साइंस में है 40। तो देख रहे हो, अब प्रायोरिटी समझने की कोशिश करो। मेंटल एबिलिटी मैंने देखा 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस। एसएसटी देख रहा हूं 40 क्वेश्चंस, एसएसटी के पास है 40 क्वेश्चंस, साइंस के पास है 40 क्वेश्चंस, मैथ्स के पास है 20 क्वेश्चंस। तो देखो, अब आपको समझ आना चाहिए कि भाई किस टॉपिक के ऊपर आपको कितना ज्यादा स्ट्रेस देना है। तो समझ आता है, पहला देना है स्ट्रेस मेंटल एबिलिटी पे, दूसरा देना है एसएसटी पे, तीसरा देना है साइंस पे, चौथा देना है मैथ्स के ऊपर। अब कोई बच्चा इसके इंडिविजुअल बाइफरकेशन जानना चाहता है कि जी मेरा फिजिक्स तो सर अच्छा है, मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स में दिक्कत है, केमिस्ट्री और बायो में। तो भाई देख लो, मैं बता देता हूँ। फिजिक्स में इसको आपसे पूछे जाएंगे 13 क्वेश्चन, 13। केमिस्ट्री में आपसे पूछे जाएंगे 13 क्वेश्चंस और बायोलॉजी में आपसे पूछे जाएंगे 14 क्वेश्चंस। तो ये एक पैटर्न है जो चलता हुआ आ रहा है। तो इन्हीं पैटर्न को ध्यान रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर कोई बच्चा कहता है मेरी फिजिक्स अच्छी है तो बेटा केमिस्ट्री और बायो पे मेहनत कर लो। अगर कोई कहता है कि जी मेरा साइंस तो पूरा ही स्ट्रांग है तो बाकी सब्जेक्ट्स पे मेहनत कर लो। ठीक है, फिर सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस मैंने आगे की स्लाइड्स में यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया है। कुछ कुछ टॉपिक आपको मैथ्स में देखने को मिलेंगे जो टॉपिक्स मेंटल एबिलिटी में भी कॉमन है, जैसे हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, परसेंटेज एंड एप्लीकेशन, नंबर सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स बहुत कॉमन है। प्रोबेबिलिटी भी आ जाता है उसमें हमारे पास, स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट्स भी आ जाता है हमारे पास। तो कुछ टॉपिक हैं जो आपको रिपीटेटिव मेंटल एबिलिटी में भी मिलेंगे और मैथ्स में भी मिलेंगे। तो क्या फायदा इसका, या तो मैथ्स अच्छे से कर लो इन टॉपिक्स की, या मेंटल एबिलिटी अच्छे से कर लो ताकि यह दोबारा ना करना पड़े।
पॉइंट क्या है ना कि हमारा सिलेबस जो डिफाइंड है वो हम एक कंप्लीट कर लें, है ना, जो एक डिफाइंड चीजें हैं वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारे को एक रास्ता मिल जाएगा किस तरीके से हमें पुश करना है अपने आप को, किस तरीके से उस रास्ते पे चला के लेके जाना है अपने आप को। तो जब ये पुश मिल जाता है तो हमारे को क्लैरिटी मिल जाएंगी। ऐसे ही केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिलेबस, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में परेशानी ना हो आप लोगों को। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको कोई परेशानी है कि नहीं जी ये पिछले साल नहीं पूछा गया था, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है मेजरमेंट पिछले साल नहीं पूछा गया होगा बट प्रीवियस उससे पहले कुछ सालों में पूछा गया होगा, तो इसलिए यहाँ पे वो सारे लास्ट 10 ईयर्स के टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं जिनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लाइकवाइज यहाँ पे आपके पास सोशल साइंस का सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन सो दैट यू हैव अ प्रॉपर सिलेबस टू स्टडी विद। सिलेबस होना सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, है ना, पता तो होना चाहिए ना क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए। तो ये सिलेबस आपका यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन्ड है। अब भाई पढ़ना क्यों है, तो देखो अब आती है असली चीज, पढ़ना क्यों है। पढ़ना इसलिए है बच्चों क्योंकि हमारे को स्कॉलरशिप मिलेगी, और स्कॉलरशिप एक ऐसी चीज है जो कि एक बच्चे की लाइफ में उसको बहुत मोटिवेट कर देती है, बहुत एक्साइट कर देती है, बहुत डिस्टिंग्विश कर देती है। डिस्टिंग्विश मतलब समझते हो, उसको एक पिन पॉइंटेड पर्सन बना देती है क्लास के अंदर कि ये बच्चा जो है, ये लड़की जो है, ये लड़का जो है, ये एनटीएससी स्कॉलर है ना। तो जब ये फीलिंग आपके अंदर आएगी तो आपको एक अलग से एक मोटिवेशन होगा जो ड्राइव करेगा आगे के एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। ठीक, तो देखो यहां पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है स्टेज 1 से, कुछ बच्चे जो क्लियर होते हैं स्टेट लेवल पे वो जाते हैं स्टेज 2 में, और जो स्टेज 2 में बच्चा जाता है जब वो एग्जाम क्लियर करता है तब आउट ऑफ इंडिया ओनली 2000 स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली गेट सेलेक्टेड फॉर द एनटीएससी स्कॉलरशिप। ठीक है, out of so many students across India, those who are preparing for NTSC exam, only 2000 students reach this level of scholarship। तो समझ रहे हो, आप ऑटोमेटिकली पहले दिन ही उन 2000 बच्चों में आ गए जो देश का नाम रोशन करने वाले हैं, जो अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, अब अगर बच्चा 11 10th में एग्जाम हुआ, सेकेंड स्टेज जब तक आप आती है तब तक आप 11th में पहुंच जाते हो, तो आपको 11th और 12th में पर मंथ 1250 रुपीज पर मंथ आपको मिलेंगे। यही चीज जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाओगे तो पर मंथ 2000 रुपीज मिलेंगे। फिर जब आप पीएचडी करते हैं, अगर कोई बच्चा करता है तो उसको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो पैसा भी मिलेगा। अब कोई बच्चा मेरे से कहेगा कि सर 1250 रुपए तो सर बहुत छोटा सा अमाउंट है, इससे ज्यादा पापा मेरे को पॉकेट मनी दे देते हैं। तो देखो, सिर्फ ये लालच नहीं है, सिर्फ ये लालच नहीं है मेरा एनटीएससी करना, मेरे पास और भी बहुत लालच है। जैसा मैंने पहले बोला कि आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा पहले दिन से, जो कॉन्फिडेंस होगा, चाहे देखो 10th क्लास में मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इंजीनियरिंग करने जाना है, आपको मेडिकल करने जाना है, आप चाहे साइंस कॉमर्स लो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज लो, किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, आप एनटीएससी स्कॉलर होने का फायदा उठा सकते हो। कैसे? आपको अगर बाहर विदेश में जाके पढ़ाई करनी है 12th के बाद, तो आपको सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज बाकी बच्चों से ऊपर प्रेफरेंस देंगी क्योंकि आप एनटीएससी स्कॉलर हो। आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे आपको प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि आप एनटीएससी स्कॉलर हो। आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अप्लाई करो, है ना, कई बच्चे ऐसा करते हैं ह्यूमैनिटीज लेते हैं, ह्यूमैनिटीज के बाद बीए करके अपना आईएएस की तैयारी करते हैं, आईएफएस की, आईपीएस की, किसी भी चीज की तैयारी करते हैं। 12th के बाद बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं, दैट इज नेशनल डिफेंस ऑफ एकेडमी, बच्चे इन सब चीजों की तैयारी, हर जगह प्रेफरेंस मिलेगी, हर जगह आपको ऊपर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एनटीएससी स्कॉलर हो। तो देख रहे हो, एक फायदे नहीं है, एक एग्जाम से हजारों फायदे हैं। अब कई बच्चे होते हैं, जैसे मैं यूपी रीजन में देखा है, उत्तर प्रदेश रीजन में क्या होता है, बच्चे दिल्ली माइग्रेट करते हैं 10th से 11th क्लास में। क्यों भाई? दिल्ली कोटा मिलेगा। अच्छा भाई ठीक है, दिल्ली कोटा मिलेगा, तो स्कूल्स के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, मम्मी पापा को लाइनों में लगना पड़ता है, फॉर्म्स भर रहे हैं, स्कूल में सिफारिशें लगा रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे का एडमिशन ले लो। कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप अगर एनटीएससी स्कॉलर हो आपको कोई सा भी स्कूल ले लेगा कि भाई मैं एनटी स्कॉलर हूं, मेरे को एडमिशन चाहिए आपके स्कूल में, स्कूल बोलेगा प्लीज वेलकम। ठीक है, तो देखो ये फायदे हैं।
कितने सारे फायदे मैंने बता रहा हूं आप लोगों को। आप स्कूल लेवल में ही फायदा उठा रहे हो, आप फिर ग्रेजुएशन अगर करना चाहते हो तो एनडीए करते हो तो गवर्नमेंट बॉडी से करते हो तो आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। आप उसके बाद जॉब आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। आप फॉरेन पढ़ने जाना, विदेश पढ़ने जाना चाह रहे हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो मतलब आपको इस एक एग्जाम की हर जगह बेनिफिट है। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो मैंने बोली हैं यहां पे मैंने ये लिख दी थी। अब करना कैसे? ठीक है, सारी बातें समझ आ गई जी। हमारे को एग्जाम का ओवरव्यू मिल गया, एनटीएससी होता क्या है, एग्जाम का पैटर्न पता चल गया मेरे को, एग्जाम का सिलेबस पता चल गया मेरे को। अब करना कैसे? तो देखो करना कैसे है, सबसे पहले सिलेबस पता कर लो। तो मैंने सिलेबस बता दिया आप लोगों को, पहला स्टेप आप लोगों का मैंने हेल्प कर दी। सिलेबस पता होने से बच्चों देखो क्या होता है कि जैसे अगर हम आप ऐसे सोचो कि आप कहीं घूमने का प्लान करते हो मम्मी पापा के साथ आउट ऑफ स्टेशन। तो आउट ऑफ स्टेशन जब जाते हैं तो हम एक पहले डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं। अब डेस्टिनेशन तो आपको पता है आपकी डिसाइडेड है, एनटीएससी करना है आपने। अब डेस्टिनेशन के बाद आप क्या डिसाइड करते हो कि भाई कैसे जाना है, कैसे जाना है, होटल कौन सा बुक करना है, ये सारे आपके बेसिक स्टेप हैं, है ना, क्या रूट लेना है। तो टेकिंग द रूट is your knowing the NTSC syllabus, because to reach NTSC you have to know the syllabus। syllabus जानना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। तो जब आपके पास बच्चों सिलेबस आ जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, दिमाग लगा के मेहनत करके उस टॉपिक को एनालाइज करना है और एक स्टडी प्लान क्रिएट करना है। स्टडी प्लान क्रिएट करने से बच्चों क्या होता है, अब सब कुछ हो गया, जगह पता डिसाइड हो गई, हमें यहाँ जाना है, शिमला जाना है, तो दिल्ली से शिमला जाना है तो मेरे को डिसाइड हो गया कि जी भाई मैं चंडीगढ़ वाले रूट से जाऊंगा, सब कुछ डिसाइड हो गया। तो अब सामान पैकिंग भी तो करनी पड़ेगी, उस हिसाब से कितने दिन के लिए जा रहे हो उस हिसाब से सामान भी रखना पड़ेगा, चीजें प्लान भी करनी पड़ेंगी, कहाँ रुकना है खाने के लिए वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब ये वो चीज है जहां पे हम प्लानिंग कर रहे हैं पूरे पार्ट की। स्टडी प्लान बनाओ कि एनटीएससी करना कैसे है, एनटीएससी को क्लियर कैसे करना है, इन टॉपिक्स में से सेलेक्ट करो कौन सा डिफिकल्ट पार्ट है। भाई आपको मैंने जैसे बताया कैलेंडर्स क्यूब्स एंड डाइव डिफिकल्ट है, मेंटल एबिलिटी के अंदर क्यूब्स एंड डाइव डिफिकल्ट टॉपिक है, तो उसको कैसे पढ़ना है यार, कैसे तैयारी करनी है, स्टडी प्लान बनाओ उसके लिए। जब स्टडी प्लान बनेगा तब आपको क्लैरिटी मिलेगी इस एग्जाम को मेरे को ऐसे क्रैक करना है। ठीक, उसके बाद पैटर्न समझो। पैटर्न समझने से क्या है, लास्ट 5-10 साल के पेपर उठा के देखो, फिर देखो कि भाई इसमें हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता चलेगा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन भी आपको ये नहीं बोलोगे कि ये डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि सारा का सारा एनसीईआरटी वाला सिलेबस है भाई, चाहे आप किसी भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीबीएसई से दे रहे हो, आईजीएसई से दे रहे हो, कहीं के भी बोर्ड से दे रहे हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से देख रहे हो, तो वही जो 9th और 10th में पढ़ाया गया वही सिलेबस है, उसके अलावा कोई डिफरेंट सिलेबस नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं मिलेगा सिलेबस। सिर्फ क्या फायदा है आपको, जब आपको सिलेबस मिल गया, पैटर्न मिल गया, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल गए, तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है। उसके बाद क्या करना है जी, अब मैंने कोई टॉपिक उठा लिया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री उठा लिया, तो ट्रिग्नोमेट्री के उठा के नोट्स बनाओ। अब नोट्स क्या होते हैं, ये बच्चों का बहुत सवाल होता है, सर नोट्स कैसे बनाए। तो नोट्स बच्चों देखो, नोट्स आप मेरे या किसी और के मत खरीदना। नोट्स क्या चीज होती है, जो मैं खुद बनाता हूं, है ना। नोट्स होते हैं जो कि क्रिस्प, बहुत क्रिस्प और बहुत शॉर्ट होते हैं, जिनको देखते ही मैं पूरा चैप्टर समराइज कर लूं। अब कुछ बच्चे इतने सारे बना के एक चैप्टर के नोट्स ले आते हैं, अरे ऐसा थोड़ी ना होता भाई, नोट्स नोट्स होते हैं इतने से, फटाफट से देखा, समझा और आगे बढ़ गए, ताकि मेरे को उस चैप्टर के ऊपर बार बार मेहनत नहीं करनी। मैंने उस चैप्टर का जिस्ट निकाल के अपने पास रख लिया। जैसे एसएसटी की बात करते हैं, तो एसएसटी में हिस्ट्री में क्या होता है कि जी फलाने साल में ये हुआ था, उस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, तो एक ऑर्डर बना लिया हमने, एक क्रोनोलॉजी बना ली हमने कि इस साल में ये हुआ तो इस साल में ये हुआ तो ये हुआ, अब ये याद हो गया हमें। तो ऐसा क्या होगा कि शॉर्ट शॉर्ट 5 ईयर के साल, 5 ईयर के गैप में बना लो, 10 ईयर के गैप में बना लो, जिसमें ठीक लगता है, जिसमें लगता है कि शॉर्ट है, याद रखना आसान है, वैसे नोट्स बनाओ, जिससे आपको कन्वीनियंस रहे, दूसरे को नहीं। आपके नोट्स किसी और को समझ आते हैं नहीं आते मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आपके नोट्स आपको समझ आने चाहिए। बात समझ आती है? फिर अब जब भाई पढ़ाई कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, समझ आ रही हैं चीजें, तो टेस्ट भी लेना जरूरी है ना। जैसे अगर कोई बच्चा आज
आज घर जाके आज अपना टेस्ट ले लो, एक एनटीएससी स्टेज 1 का मॉक टेस्ट ले लो, कहीं से भी उठा लो। तो मैक्सिमम बच्चे, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम बच्चे मुश्किल से मुश्किल 80 आउट ऑफ 200 स्कोर कर पाएंगे। मैक्सिमम कह रहा हूं मैं ये। ऐसा क्यों? क्योंकि मेंटल एबिलिटी की तैयारी नहीं है, क्योंकि एसएसटी की तैयारी नहीं होती बच्चों की। तो मैथ्स और साइंस तो बच्चे फिर कर लेते हैं, बट एसएसटी को कोई फोकस नहीं करता इतना ज़्यादा मेंटल एबिलिटी को तो कोई करता ही नहीं है। जिसका आईक्यू तेज है वो थोड़े से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लेगा, बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, अब आप जब प्रैक्टिस अपनी बढ़ाओगे, जब आपने ये सारा काम करना शुरू करा, चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करा, तो धीरे धीरे क्या देखोगे आप, बार बार मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट दो, तो करते करते आप एक टाइम के बाद 180 आउट ऑफ 200 पहुंच जाओगे। यही टारगेट है। 175 से ऊपर की कट ऑफ जाती है, 175 से ऊपर की कट ऑफ जाती है, तो 175 लाना टारगेट है। तो सेफर साइड पे 180 मैंने बोल दिया, सेफर साइड पे मैंने 180 बोल दिया। 175 भी ले आओगे कोई दिक्कत की बात, हो जाता है 175। बट पॉइंट क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बहुत पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा हर स्टेज पे। पढ़ो एनालाइज करो, पढ़ो एनालाइज करो, तब आपको पता चलेगा कि मैं आज कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। तो जब एनटीएससी आएगा उससे पहले आपकी पूरी तैयारी हो चुकी हो। बात समझ आती है? अब मेजॉरिटी टीचर्स आपको यही बताते हैं कि भाई 175 ले आओ आउट ऑफ 200, आपका एनटीएससी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक रिवर्स्ड इमेज दिखाना चाहता हूं। वो जो 175 आउट ऑफ 200 लाना है, मैंने भी बोला, सब बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बोलते हैं। मैं आपको एक रिवर्स्ड इमेज दिखाना चाहता हूं। 175 आउट ऑफ 200 लाने का मतलब है मेरे पास 25 क्वेश्चन गलत करने की ऑप्शन है ना। 20 नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो 25 क्वेश्चंस आई कैन डू रॉन्ग मैक्सिमम, इससे ज्यादा मैं गलती नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर हम देखो, हम ब्रेक करेंगे इसको, मेंटल एबिलिटी, फिर हमारे पास आ जाता है सोशल साइंस, तो हम एसएसटी भी बोल देते हैं, फिर हमारे पास आ जाता है मैथ्स, फिर हम साइंस को ब्रेक कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। तो मेंटल एबिलिटी में बच्चों देखो, आपने किसी ने कहा कि जी मैंने बहुत पढ़ लिया बट फिर भी मेरे 10 मार्क्स के क्वेश्चन गलत हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। एसएसटी किसी ने कहा सर बहुत पढ़ लिया फिर भी 5 मार्क्स गलत हो गए, कोई बात नहीं। मैथ्स में छोड़ देते हैं अभी। इन सब में भाई मैंने आपको बताया था इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, 100 यहाँ पे क्वेश्चंस लिख देते हैं, 100 क्वेश्चंस। यहाँ पे एसएसटी में मैंने बताया था 40, मैथ्स में 20, फिजिक्स 13, केमिस्ट्री 13, बायोलॉजी 14। ऑन अ सेफर साइड मैंने इन सब में से दो दो क्वेश्चन गलत कर दिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चे एक आधा क्वेश्चन ही गलत करते हैं, ज्यादा गलती नहीं होती, फिर भी ऑन अ सेफर साइड मैंने दो दो गलत कर ली। तो 10, 15 एंड 6, 21। तो मतलब मैथ्स में मेरे पास 4 नंबर गलत करने की और ऑप्शन है अभी। मैथ्स में 4 नंबर गलत, 4 क्वेश्चन गलत करने की और ऑप्शन है। और मैथ्स का पेपर बहुत ही सिंपल आता है, मैथ्स का पेपर बहुत ही सिंपल आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कहीं दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे आप तब आपको समझ आ जाएगा। बट अभी क्या दिक्कत होगी ना आप लोगों के साथ, वो जो 2 घंटे का पेपर है, वो जो 2 घंटे का पेपर है, अभी आपको कम से कम उस पेपर को सॉल्व करने में लगेंगे 180 मिनट्स। कोई बच्चा बहुत तेज होगा तो वो 150 मिनट्स ले लेगा, है ना, 150 टू 180 मिनट्स लग जाएंगे। तो उसका कोई पॉइंट है? पॉइंट है, पॉइंट है, अभी है, अभी है, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है। अभी स्टार्टिंग में अगर वो आप 2 घंटे का पेपर 3 घंटे में 100% एक्यूरेटली सही कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेक श्योर यू स्टार्ट रिड्यूसिंग योर टाइम। ये टाइम रिड्यूस होके आपका इसके अंदर खत्म हो जाना चाहिए, तब फायदा है। आज कर रहे हो गलती कोई दिक्कत नहीं है, बट गलतियों से सीख रहे हो तो फायदेमंद है वो गलती, है ना। अगर गलतियों से सीख रहे हो तो फायदेमंद है वो गलती। तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूं कि भाई गलती हमें करनी है 25 क्वेश्चंस की मैक्सिमम। तो अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा ना एसएसटी भी हो गया, मेरा मैथ्स भी हो गया, मेरा साइंस भी हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुश्किल से मेरे 5 नंबर गलत हो रहे हैं, बट मेरे को मैथ में दिक्कत है, तो कोई बात नहीं ना यार, 5 नंबर यहाँ पे छोड़ दो,
तो हमारे पास 10 नंबर मैथ में और गलती कर सकते हैं, 80 नंबर तो ले आओगे मैथ में। यही लॉजिक है। तो अपनी स्किल्स के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड करो कि भाई आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, वहां की मार्क्स दूसरी जगह डाल दो जहां वीक लग रहा है ना। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मेरे तो पीसीबी में पूरे मार्क्स आएंगे, एक भी गलती नहीं होगी, तो 6 नंबर ऐड हो गए आपके पास। अभी 6 नंबर सर कहां डालूं मैं, तो आप बताओ कौन सा वीक है। वो बच्चा कहता है जी सर मेरा एसएसटी वीक है। ठीक है, एसएसटी में डाल दे बेटा, 11 नंबर गलत कर ले एसएसटी में, बट मेक श्योर इससे ज्यादा गलती ना करे, तो है ना। तो देखो, गलती करना ही स्टॉप करना है हमें। तो मैंने गलती पे पॉज लगा दिया, आपके गलती पे पॉज लगा दिया, मतलब गलती पे 25 क्वेश्चन से ज्यादा गलती नहीं कर सकते। उससे ज्यादा गलती कर रहे हो तो आपका एनटीएससी नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा ऐसा आप होने नहीं दोगे। उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज आप होने नहीं दोगे। तो बेटा देखो, हमने क्या डिस्कस किया, मैंने आपको पूरा ओवरव्यू बता दिया कि एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, एग्जाम का पैटर्न बता दिया मैंने आप लोगों को, सिलेबस बता दिया, टिप्स भी बता दी, किस तरीके से तैयारी करो तो हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मेहनत करते रहो, 100% हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत सिंपल सी लाइन है, सक्सेस इज इजी, मेक इट सिंपल। ठीक है, सक्सेस बहुत आसान है, उसको आसान ही रहने दो, है ना। तो बस मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, और सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोको इस पे। चलो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।